हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम ऑन वीटी एकेडमी। माई सेल्फ एम जशर। स्टूडेंट, एज यू नो कि मैं अभी नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चला रहा हूँ और इस सेशन में मैं अभी हूँ 3rd नंबर वाले लेक्चर पे। मतलब इससे पहले 50 क्वेश्चन से अब डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशंस विद कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन। इसमें आपको बताया जाता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा और 3 क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी बताया जाता है जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो चलिए बगैर टाइम को लैप्स किए हुए इस सेशंस पे जंप करते हैं और अपने इस सेशंस को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिएगा आज के इस सेशन में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर होगा 56 से अबव। Which radiations causes DNA damage leading to neoplasm? नियोप्लास्टिक का मतलब हुआ एबनॉर्मल सेल जो होता है ना, मतलब जो सेल डिवीजन हो रहा है उस सेल डिवीजन में एबनॉर्मल सेल टाइप का जो सेल बन रहा है डिवाइड करके उसको बोला जाता है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो याद रखना है आपको, ये होता है कब? ये होता है कैंसरस सेल के साथ, मतलब कैंसर के साथ होता है ये। इसमें क्या होगा तो देखना है ध्यान से आपको कि एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब हुआ वैसा रेडिएशन जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी का एक वेव चलता हो और फिर हाई एनर्जी कंटेंट वेव हो, जो क्या करता है कि जैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर आएगा हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को चेंज कर देगा, मतलब जीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस हो जाएगा, जिसे ही बोला जाता है म्यूटेशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन इज द हार्मफुल रेडिएशन बिकॉज इट कॉजेज कैंसर। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होगा तो याद रखना आपको, एक्सरे होता है और गामा रे होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो एक्सरे हो गया, फिर आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होगा तो याद रखना है यूवी रेडिएशन, मतलब यूवी रेज इज द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, जो कैंसर कॉज करता है। और फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी होता है, जैसे एमआरआई बोलते हैं जिसको, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हमारे बॉडी के ऊपर। मगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी है कुछ जिसे बुलाया जाता है यूवी रेडिएशन, वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा और कैंसर की तरफ लेकर जाएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है और फिर 4 हो सकता है, मतलब बी एंड डी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बी नंबर ऑप्शन पे आंसर लगाना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत सारा कैंसर किसके कॉम्बिनेशंस की वजह से ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब सर्जरी कर देते हैं, जो टिश्यू बढ़ गया है, 2 तरह का टिश्यू होता है, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द कैंसरस ट्यूमर होता है। रेडियोथेरेपी किया जाता है, मतलब केमिकल रेडिएशंस की वजह से, और फिर आता है कीमोथेरेपी, इसमें मेडिसिन को चढ़ाया जाता है। तो क्या क्या होगा तो याद रखना है, इससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है, इससे भी, मतलब क्या होगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर। फिर आते हैं बिलो आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वैसा पैरासाइट है जो क्या कॉज कर रहा है? मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? तो देखिए इसमें गैमेटोफाइट स्टेज इन्फेक्ट ह्यूमन बॉडी, गैमेटोफाइट स्टेज जो होगा वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करेगा। आगे देख लेते हैं, इट मल्टीप्लाई बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिवर, नहीं, लिवर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता है, ये मल्टीप्लाई करता है आरबीसी के अंदर। ह्यूमन आरबीसी आर रप्चर्ड एंड रिलीज अ टॉक्सिन हीमोजोइन, रप्चर करता है जैसे ही आरबीसी हीमोग्लोबिन का, मतलब ह्यूमन का आरबीसी जैसे ही रप्चर करता है तो उसमें से हीमोजोइन एक सब्सटेंसेस निकलता है जो क्या करता है? फीवर एंड चिल करने में मदद करता है, मतलब फीवर आता है उसी की वजह से और ठंडा भी लगता है। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट पॉसिबल ओनली इन फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, नो, बिकॉज यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो नहीं होता है, यहाँ पे होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो क्या बोल रहा है? बिलो आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट होगा? तो ह्यूमन आरबीसी आर रप्चर्ड एंड रिलीजेज अ टॉक्सिन हीमोजोइन, मतलब हीमोजोइन ये निकलता है। गैमेटोफाइट स्टेज इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी, इन्फेक्ट्स ह्यूमन बॉडी, गैमेटोफाइट स्टेज नहीं इन्फेक्ट करता है, नॉन गैमेटोफाइट स्टेज इन्फेक्ट करता है क्योंकि ये आरबीसी के अंदर ही रहता है गैमेटोफाइट।
फिर आते हैं निकोटीन। निकोटीन क्या होता है आपको मालूम है ना, निकोटीन मतलब वही जो आप टोबैको में लेते हैं। तो स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेसल्स होता है ना, वो वेसल नैरो हो जाता है, ब्लड वेसल्स, इसकी वजह से। इज एन अल्कलॉइड, ये अल्कलॉइड है। इट इज प्रेजेंट इन टोबैको, टोबैको के अंदर पाया जाता है। ऑल ऑफ दिस, ये सारा का सारा ऑप्शंस होगा। ओके, फिर क्या आता है, डायग्राम इज शोइंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन विच इज अ नेचुरल opiate like codeine. Morphine is a strong analgesic, also has sedative and calming effect. It depresses respiratory center, BP, heart rate. It is obtained from. तो आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। सेडेटिव क्या होता है, तो सेडेटिव उस वाले मेडिसिन को बोला जाता है जिसकी वजह से नींद आता है। 3 तरह का मेडिसिन होता है जो ब्रेन के एक्टिविटी को काम करता है, शांत करता है। पहला होता है ट्रैंकुलाइजर, उसके बाद आता है सेडेटिव, और उसके बाद आता है हेप्नोटिक्स। हेप्नोटिक्स जो होता है ना, उसको बोला जाता है स्लीपिंग पिल्स। वो स्लीप करने मतलब नींद लाता है इंसान को, मतलब वो डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं ना, क्योंकि वो जब इंसान को नींद नहीं आता है ना, जिसकी वजह से बहुत सारा मेंटल इलनेस होता है, तो हिप्नोटिक्स मेडिसिन दिया जाता है। अनाल्जेसिक, अनाल्जेसिक का मतलब होता है वैसा मेडिसिन जो पेन को कम करता हो, उसको बोलेंगे अनाल्जेसिक। और एक वैसा मेडिसिन जो फीवर को कम करता हो, उसको बोला जाता है एंटीपायरेटिक। याद रखिएगा इस चीज़ को। कोडीन क्या होता है, तो याद रखना है आपको मॉर्फिन, मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन से जो निकलता है वो क्या होता है, स्मैक एंड हीरोइन। हीरोइन और स्मैक नाम का जो निकल रहा है केमिकल्स डाइएसिटाइलेशन करने के बाद, उसे बोला जाता है मॉर्फिन का ही प्रोडक्ट होता है वो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें ऑप्शंस क्या होगा, तो देखिए ये मॉर्फिन जो आता है वो कहाँ से आता है, तो बस ये पूछ रहा है आपसे, धतूरा से आता है क्या, या कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा हो जाता है भांग, और इराइथ्रोजाइलम कोका, ये भी वही सब मेडिसिन्स है जो ब्रेन के एक्टिविटी को चेंज करता है। तो याद रखना है मॉर्फिन आएगा कहाँ से, तो पापावर सोमनीफेरम, यहाँ से आता है, लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ड्रग जो हीरोइन है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, तो इससे बोला जाता है दूसरे नाम में स्मैक भी बोलते हैं। ओके, तो मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन नहीं, एसेटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का एसेटाइलेशन कर देते हैं तो बनता है, मतलब क्या हुआ, COCH3 ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर, तो एसेटाइलेशन बोलते हैं इसको। डाई एसेटाइलेशन 2 ग्रुप ऐड किया जाता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे माइस्थेनिया ग्रेविस, ये नहीं होता है, ये भी किसकी वजह से है, तो ये बोन वाला ही डिजीज है। ऑस्टोपोरोसिस, बोन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, कमजोर हो जाता है, तो ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। अर्थराइटिस, रेमाटोइड अर्थराइटिस बोलते हैं इसको। गॉट मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड जब ज्वाइंट के पास जमा हो जाएगा ना, अकोमोडेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द ज्वाइंट इज नोन एज गॉट। और ये क्या होता है, अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस वाला जो कंडीशन होता है ना, रेमाटोइड अर्थराइटिस, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का बॉडी हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, सेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजेन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब जब मॉस्किटो किस वाले डिजीज में क्रोनिक इन्फ्लामेशन करवा देता है। क्रोनिक देखो, एक होता है अक्यूट डिजीज और एक होता है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज और अक्यूट डिजीज में क्या है, अक्यूट डिजीज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, बहुत कम समय के लिए होता है, अभी अभी आया है, कुछ दिन के बाद चला जाएगा। और क्रोनिक डिजीज जो होता है वो अभी अभी तो आया है, बट पता नहीं चला, उसको नज़रअंदाज कर दिए तो बहुत टाइम ले लेगा और वो जाएगा ही नहीं, वो घर बना लेगा आपकी बॉडी में, तो क्रोनिक डिजीज हो जाता है। जैसे डायबिटीज़, डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक डिजीज। ओके, तो और वो ख़त्म भी नहीं होता है, लाइलाज हो जाता है, उसका इलाज कुछ भी नहीं होगा। लिम्फेटिक वेसल्स को कौन ये कर देता है, ख़राब कर देता है, मतलब उसमें ग्रो होने लगता है और उसमें डिजीज कर देता है, मतलब ट्रांसमिटेड हो जाता है उसमें। तो याद रखना आपको एलिफेंटियासिस,
फिलेरिया, फिलेरिया वाला जो होता है ना कंडीशन जिसमें पैर फूल जाता है, वो वाला कंडीशन हो जाता है, एलिफेंथियासिस बोलते हैं उसको। और रिंग वॉर्म डिजीज जो होता है वो आपको बताया गया था MTE, क्या है, माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ये 3 तरह के फंगस के नाम से रिंगवॉर्म होता है, मतलब फंगस ही रिंगवॉर्म कॉज करता है। और फिर आता है अमीबियासिस, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है ये। और एस्कैरिस क्या होता है, तो एस्कैरिस वर्म की वजह से ये होता है। मतलब क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होगा, इंटेस्टाइनल पेन भी होगा, ये कंडीशन हो जाता है। इसकी वजह से अनीमिया भी हो जाता है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। फिर आते हैं एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन पर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज while polio drops that are administered into the body contain। पोलियो क्या रखता है अपने अंदर, तो आपको याद रखना है कि जो भी एंटीबॉडी या फिर वैक्सीन दिया जाता है जिसको बोला जाता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला वैक्सीन है जो माउथ के जरिए लिया जा रहा है। तो OPV जो है, ये OPV में जब भी वैक्सीन वर्ड याद रहे तो आप समझ जाना कि एटेन्यूएटेड, वीकेंड मतलब कमजोर किया हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में पैथोजन को ही डाला जाता है, उसी पैथोजन को डाला जाता है जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर आता है। बट हमला तो करता है, बट जो फ्रिक्वेंसी होता है ना हमला करने का वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में इम्यून सेल को डेवलप कर लेता है। इस वजह से कोई भी आक्रमण, अगर सपोज जिसका हम लोग वैक्सीन लिए हैं वो अगर डिजीज़ फिर से हो रहा है तो वो डिजीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उसका एंटीबॉडी बन चुका है। तो आपको क्या रखना है याद, एटेन्यूएटेड पैथोजन। वैक्सीन वर्ड याद आए समझ जाना, एटेन्यूएटेड, वीकेंड या फिर इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा। ओके, याद रखना है इस चीज को। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV। मतलब एड्स जो कॉज करता है उस एजेंट के बारे में क्या सही है इसमें। तो याद रखना है आपको, एड्स किसी की वजह से होता है, तो यहाँ पर है रेट्रोवायरस। ओके, और ये रेट्रोवायरस क्या काम करता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है विद द हेल्प ऑफ डैश एंजाइम। आपका आंसर देना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी के जैसा DNA बना लेता है ये RNA से। HIV इज अनइनवेलप्ड, ये HIV का जो अनइनवेलप्ड रेट्रोवायरस होता है क्या, नहीं। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये एस्केप नहीं होता है और ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। HIV is an enveloped virus containing 1 molecules of single stranded RNA and 1 molecule of reverse transcriptase. HIV is enveloped virus that contain 2 identical molecules of single stranded RNA and 2 molecules of reverse transcriptase. याद रखना है 2 molecules of identical molecules of सिंगल स्टैंडर्ड RNA, 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा इसके अंदर, और फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहेगा इसके अंदर। किसके अंदर, तो HIV वायरस के अंदर, ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोला जाता है। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ। इन दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक abnormality and is attacks self cell then it leads to। मतलब क्या हुआ, तो याद रखना आपको कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि सेल खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और उसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बनाने लगता है, और जिसकी वजह से वो सेल क्या होगा, रप्चर करने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो एक डिजीज होगा जिसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर आते हैं एग्जाम्पल, मतलब 67 नंबर में अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा क्या होता है, तो अस्थमा का मतलब होता है ना, अस्थमा जो होता है वो एक इन्फेक्शंस है, एक समझिए कि एलर्जिक रिस्पॉन्स है। जो ब्रोंकियल अस्थमा मतलब क्या होता है कि ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अस्थमा का मतलब क्या होता है कि ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड ही वर्ड है ये, बट इसमें क्या है, एलर्जिक कंडीशन है। तो एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, लंग्स के अंदर मास्ट सेल के अंदर ये इन्फेक्शंस हो जाता है।
बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ये सब नहीं होता है। ट्रैकिया का ये इन्फ्लामेशन नहीं है और ये एक्यूमुलेशन नहीं होता है फ्लूइड लंग्स के अंदर, ये सब नहीं है। होगा तो होगा क्या ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है? तो याद रखना है IgA। आपको बताया गया था 5 तरह का एंटीबॉडी होता है, वो होता है गेम्ड और इसका फंक्शंस PSEAL ये बताया था। ये होता है प्लासेंटा से पास कर जाता है, ये होता है सिक्रेशंस में मदद करता है, जैसे स्लाइवा हो गया, टीयर हो गया, मिल्क हो गया। और ये क्या होता है, अर्लीस्ट अराइवल होता है, सबसे पहले एंटीबॉडी M आता है और फिर A आता है। A का मतलब क्या हुआ, A आया मतलब क्या हुआ, एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये E दिखाता है, एंटीबॉडी E, और फिर L आता है। L का मतलब ये हुआ कि ये लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट के पास ये दिखेगा आपको एंटीबॉडी D। फिर क्या है, व्हाट इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट whose one flowering branch is shown below। अब इसमें कौन सा पार्टिकुलर टाइप का चीज़ निकलता है इस प्लांट से? तो याद रखना है हाइलोसिनेशन है या स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है या पेन किलर है, ये क्या होगा? तो ये है धतूरा, धतूरा, ये धतूरा का पेड़ है और ये क्या काम करवाता है, हाइलोसिनेशन करवाता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। हाइलोसिनोजेन है ये, मतलब हाइलोसिनेशन का मतलब क्या होता है? तो हाइलोसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स फीलिंग, फॉल्स फीलिंग मतलब जब इंसान को फालतू का फीलिंग आने लगे, मतलब कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा जो कभी होना ही नहीं है, उसके बारे में अजम्पशंस, फॉल्स अजम्पशंस कर लेना, उसे बोला जाता है फॉल्स फीलिंग, वो होता है हाइलोसिनेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट में, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट बाय। क्या होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, किस में देखने को मिलता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट इराइथ्रोसाइट्स, ये RBC है, RBC, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। तो याद रखना आपको, सेल मेडिएटेड के बारे में बात करेगा तो T लिम्फोसाइट होगा और B एंटीबॉडी मेडिएटेड के बारे में बात करेगा तो हो जाएगा आपका B लिम्फोसाइट। ओके, फिर आते हैं, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर innate immunity do the saliva is the in the mouth and the tears from the eyes belong। किस वाले बैरियर में ये काम करेगा, मतलब innate immunity के किस बैरियर में? तो innate immunity 4 तरह का होता है। पहला फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर और सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर वो फिजिकली होगा, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। फिजियोकेमिकल मतलब केमिकल सिक्रेट करेगा, इसे बोला जाता है फिजियोलॉजिकल भी, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। साइटोकाइन बैरियर ये क्या होगा, जो इंटरफेरोन निकालता है वायरस इन्फेक्टेड सेल। और फिजिकल बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर RBC हो गया, सॉरी RBC कर रहे हैं WBC, तो WBC जो हो गया ना ये हो जाएगा सेलुलर बैरियर। फिर आते हैं नेक्स्ट में, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। HIV जो एड्स कॉज कर रहा है वो किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है? तो हेल्पर T सेल को, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर कोई भी इम्यून बन नहीं पाता है, इम्यूनिटी नहीं बन पाता है, और या फिर इम्यून सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से पहले भी अगर बन चुका है इम्यूनिटी तो वो खबर ही नहीं पहुंचा पाता है, खबेरी लाल बंद हो जाता है, मतलब खबेरी लाल को ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से खबर नहीं पहुँच पाता है, तो एंटीबॉडी का आक्रमण हमारे बॉडी के ऊपर हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ये एड्स सिंड्रोम बन जाता है। कैंसर सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ, सही है, इन्वेजन ऑफ लोकल टिश्यू, स्प्रेडिंग टू अदर बॉडी पार्ट्स। सारा का सारा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है किसमें? कैंसर सेल के अंदर। मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस बोला जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं, प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज, प्लाज्मोडियम
ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के जरिए, बहुत अच्छा है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के जरिए आता है। स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट और हीमोजोइन नहीं, ये सब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के साथ जाने के बाद ये अपना आक्रमण शुरू करता है, तब ये सारा चीज़ निकलता है, ठीक है ना, स्पोरोजोइट, हीमोजोइन या ट्रोपोजोइट। फिर आता है तो डेंगी फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो एक्चुअली डेंगू नहीं होता है, डेंगी होता है। तो डेंगी किसकी वजह से होता है, तो डेंगी होता है एडिस एजिप्टी, तो एडिस एजिप्टी नाम के मॉस्किटो के जरिए होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या काम करता है, तो ये करता है फिलेरिया, फिलेरिया। उसके बाद आते हैं एस्कैरिस, ये एनोफिल्स, मलेरिया हो जाएगा, और ये फूड पॉइजनिंग करवाता है, ठीक है ना, फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट में अ सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस विद मोस्ट एनिमल वायरस इज, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन कोटेड काम आता है, तो बस याद रखना आपको एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उसमें कौन सा प्रोटीन, तो इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन का, मतलब आईजी जिसको बोलते हैं, आईजी इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन। फिर क्या आता है, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज, कौन सा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो याद रखना आपको एड्स भी है, बट एड्स इज अ वायरल डिजीज, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है बट वायरल डिजीज है ये। पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब होता है वूपिंग, वूपिंग कफ, WHOOPING, वूपिंग कफ, आप सुने होंगे। कुकर खांसी, कुकर खांसी बोलते हैं उसको, मतलब एक बार खांसी करेगा तो लगेगा डबल खांसी कर रहा है, इतना हाई फ्रिक्वेंसी का होगा, ठाए ठाए आवाज आएगा, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड होगा उसमें, तो पर्टुसिस बोलते हैं उसको। लेप्रोसी मतलब क्या होता है, स्किन डैमेज हो जाता है, जिसको बोलते हैं लकवा। और आता है सिफिलिस, ये सिफिलिस बीमारी जो होगा ना वो बैक्टीरिया से होता है, ओके। फिर आते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन मैमल्स, मैमल्स के केस में टी लिम्फोसाइट के बारे में क्या है सही, तो देखिए दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड, ये थायराइड के अंदर होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट थायराइड के केस में प्रोड्यूस होता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टाइप्स, टी लिम्फोसाइट का 3 मेन टाइप्स बोल रहा है, बट 3 मेन टाइप्स ये नहीं है। 3 मेन टाइप्स में क्या क्या आएगा, फिर आते हैं नेक्स्ट में ऑब्स्टेकल्स टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन इज, किसकी वजह से ट्रांसप्लांटेशन जो होता है लार्ज स्केल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है लार्ज स्केल में, मतलब इन सफिशिएंसी ऑफ ऑर्गन डोनर, ऑर्गन डोनर तो दे दिया है तभी तो बोल रहा है ये। इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, मतलब एंटीबॉडी के फॉर्म में, इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी के फॉर्म में क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो जा रहा है फॉरेन बॉडीज़ जो ट्रांसप्लांट किया गया है। रिलीजियस एंड एथनिक कंसिडरेशन, लैक ऑफ इफेक्टिव सर्जिकल टेक्निक्स, ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम तो हो चुका है, उसके बाद डिस्ट्रॉय क्यों हो जा रहा है, तो वो है किसकी वजह से, तो इम्यून सेल। टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, वो टी लिम्फोसाइट क्या होता है ना कि सेल्फ सेल को और अदर सेल्स को जज करता है, अपने आप में पहचानता है, और जब नहीं मैचिंग हो पाता है, नहीं पहुंच पाता है वहाँ तक, तो क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है उस सेल को। तो इसलिए जब भी ट्रांसप्लांट किया जाता है टिश्यू का, तो वहाँ पे इम्यूनो सप्रेशर का दवा खाया जाता है जो इम्यून सेल को सप्रेस करके रखे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को सप्रेस करके रखा जाए। फिर आता है द यूज ऑफ कैनाबिस प्रोडक्ट, भांग, गांजा, ये भांग हो गया, गांजा हो गया, चारस हो गया, मरीजुआना हो गया, हशीश हो गया, ये कॉजेज क्या कॉज करता है, तो याद रखना डिप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड फीलिंग ऑफ काल्मनेस। ये होता है मॉर्फिन, ट्रैंकुलाइजर जिसको बोलते हैं। ऑल्टर थॉट, परसेप्शंस एंड फीलिंग। नेक्स्ट में आते हैं सप्रेसेस ब्रेन फंक्शन एंड रिलीफ पेन, ब्रेन फंक्शंस को सप्रेस कर देता है और रिलीफ कर देता है पेन में। स्टिमुलेंट द नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज अलर्टनेस एंड एक्टिविटी, ये हो जाता है स्टिमुलेंट का एग्जाम्पल है ये। और ये क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है ब्रेन फंक्शंस को और रिलीफ कर रहा है पेन, तो ये हो जाता है सेडेटिव। ये भी नहीं होगा, होगा तो होगा क्या,
आपका ऑल्टर थॉट, परसेप्शन एंड फीलिंग। हॉल्स मतलब हैलोसिनेशन करवाता है ये। ओके, तो हैलोसिनेशन मतलब फॉल्स फीलिंग करवाता है, फॉल्स परसेप्शंस, ये सब थॉट सो अलग अलग लाता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज बोथ आर कॉज्ड बाय वायरस, कौन सा है जो वायरस से होता है? टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस किसकी वजह से होता है? तो याद रखना है आपको, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया से ये फैलता है। वुपिंग कफ एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस एंड एड्स तो वायरल डिजीज है। मिसेल्स एंड रेबीज, ये वायरस डिजीज है, दोनों का दोनों। तो क्या बोल रहा है? वायरस से होने वाला, बोथ आर कॉज्ड बाय वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में बताना है। तो मिसेल्स क्या होता है? जो रैसेज आ जाता है स्किन के ऊपर। और फिर आता है रेबीज, आप तो जानते ही हैं, कुत्ता के काटने की वजह से हो जाता है, तो वो वाला। फिर आता है हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जेन इज एसोसिएटेड विद, किसकी वजह से ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी? तो एबरेंट फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म। फिर क्या है? इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से होता है। एज ऑफ द इंडिविजुअल, फूड हैबिट्स, किसकी वजह से होता है ये? तो आपको याद रखना है मेन क्या होगा, एज ऑफ द इंडिविजुअल नहीं होगा, ये नहीं होगा। फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म, मतलब इम्यून के सेल के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ये सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो एलर्जी जो होता है ना, एलर्जेंस के कंडीशन में जैसे ही हम लोग आएंगे तो हमारे बॉडी का इम्यून सेल एक्टिवेट होगा, और पॉलन ग्रेन की वजह से, ये पॉलन ग्रेन भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, जिसकी वजह से हमारा सेल क्या करेगा, समझ जाएगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है, और फिर अगेंस्ट में, मतलब उसके अगेंस्ट में इम्यून सेल को बनाना शुरू कर देगा, मतलब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कुछ आपको ये दिखेगा, सिम्टम्स दिखेगा, जैसे वाटरी आई होना, आँख से पानी निकलना, रैसेस आ जाना, ये सब होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एनाफिलैक्टिक शॉक भी लग जाता है, इंसान मर भी जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में 83 में क्या है? कार्सिनोमा रिफर टू। देखो कैंसर जो होता है ना बाबू, कैंसर 3 तरह का होता है। पहला कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमा होगा कैसे? तो कार्सिनोमा होगा कैसे? तो एपिथेलियल लाइनिंग जो होता है ना, चाहे वो इंटरनल वाइटल ऑर्गेन हो, उसके एपिथेलियल लाइनिंग में, या फिर स्किन्स के ऊपर जो एपिथेलियल लाइनिंग होता है उसके ऊपर भी अगर कैंसर हो जाए ना, तो उसे बोला जाता है कार्सिनोमा। और ये 85 केसेस में ज़्यादातर यही कैंसर होता है। ऑर्गेन्स का कैंसर जो होता है ना, वो कार्सिनोमा होता है। एक होता है सारकोमा, और ये सारकोमा क्या होता है? आपको ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। सारकोमा का मतलब क्या हुआ कि वैसा डिजीज जो कहाँ पे हो रहा है? तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ हो रहा है, मतलब मेजोडर्मली ओरिजिन्ड जो ऑर्गेन है वहाँ पे जो टिश्यू कैंसर होगा ना, उसको बोला जाएगा सारकोमा। और एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, या फिर मसल्स हो गया, ये सब पे जो कैंसर होगा ना, उसको बोला जाएगा सारकोमा। और थर्ड में आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर हो जाएगा, ये वाइट ब्लड सेल के अंदर ये कैंसर हो जाता है। तो बेनाइन ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बेनाइन ट्यूमर से कोई मतलब ही नहीं, बेनाइन ट्यूमर इज नॉट अ कैंसरस ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट से ही आना है, मतलब ये गलत हो गया। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सारकोमा रहता तो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। और फिर आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कोलोन, ये भी नहीं होगा, कोलोन का भी नहीं होगा। फिर आएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये सारकोमा के लिए ही सही है। ओके, इसको याद रखना है आपको। फिर आता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, HIV हैज अ प्रोटीन कोट एंड अ जेनेटिक मटेरियल विच इज, क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? तो
तो डीएनए तो होगा नहीं, डीएनए होगा नहीं, आरएनए होगा, मगर कैसा? तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हम लोगों का होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए तो होता ही नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। फिर आता है शॉर्ट लिव्ड immunity acquired from mother to fetus across placenta or through mother's milk to the infant is categorized as, क्या कहलाता है ये? तो याद रखना आपको, इन्नेट नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो बैरियर के फॉर्म में पाया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी मतलब ब्लड सेल के फॉर्म में आता है। तो ये दो को हटाकर आपका ऑप्शन नंबर बचता है बी और सी। इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी को जब आप क्लासिफाई कीजिएगा, एक बनेगा एक्टिव और एक बनेगा पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ और पैसिव का मतलब क्या हुआ? एक्टिव का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर फिर अगर बन रहा है किसी कारण से एंटीबॉडी तो उसे बोलेंगे एक्टिव, और पैसिव का मतलब हुआ रेडीमेड जा रहा है। तो रेडीमेड में क्या होता है? दो तरह का चीज हो सकता है। पहला कि एक एंटी टेटनस सीरम या फिर कोई सांप काट लिया था उसका एंटी वेनम डाला जाएगा, रेडीमेड होगा, डायरेक्ट काम करेगा वो, तो उसको बोलेंगे पैसिव, आर्टिफिशियल। और एक होता है नेचुरल, जो मदर से बच्चे तक आता है, जो भी इम्यून सेल होगा मतलब एंटीबॉडी जो भी होगा ना मदर से डायरेक्ट बच्चे तक आएगा, उसको बोलेंगे पैसिव नेचुरल। और फिर इधर भी आ जाएगा, जैसे इम्यूनाइजेशन होता है ना, वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन हो जाएगा एक्टिव आर्टिफिशियल। और फिर नेचुरल के फॉर्म में आएगा, जो हम लोगों को कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से हमारा बॉडी अगर एंटीबॉडी डेवलप कर लेता हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव नेचुरल। ओके, तो क्या हो जाएगा? तो पैसिव होगा, रेडीमेड जा रहा है पैसिव तरीके से, इसलिए। फिर नेक्स्ट में देखना आपको, विच वन इज करेक्टली मैच्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन। पैथोजन के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है जो कॉज हो रहा है? तो सिफिलिस, लिश्मानिया, डोनोवेनी ये नहीं होगा, याद रखना है। एड्स में बैसिलस एंथ्रासिस, ये एड्स इससे थोड़े कॉज होता है। यूरेथराइटिस, एंट अमीबा जिनजाइवलिस, मतलब एंट अमीबा जब भी रहेगा ना तो समझ जाना फूड पॉइजनिंग करवाता है। ये तो यूरेथराइटिस करवा रहा है, मतलब यूरेथरा के अंदर इन्फ्लामेशन करवा रहा है। ये क्या है? गोनोरिया, मतलब वाइट डिस्चार्ज हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, वाइट डिस्चार्ज आता है जेनेटिकल ट्रैक्ट से, मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट से जो वाइट डिस्चार्ज होता है ना उसको गोनोरिया बोलते हैं। निसेरिया गोनोरिया नाम से जाना जाता है ये बैक्टीरिया। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। टू विच टाइप ऑफ बैरियर्स अंडर innate immunity do the saliva in the mouth and the tears from the eyes belong? किस क्लास से बिलोंग करता है, मतलब कौन सा बैरियर देता है ये? तो साइटोकाइन बैरियर नहीं, ये तो वायरस इन्फेक्टेड सेल करता है। इंटरफेरॉन जिसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर, ये तो WBC होगा। फिजिकल बैरियर मतलब एपिथेलियल लाइनिंग जो होता है टिश्यू का, वो ये हो जाता है सेलुलर फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल या फिजियोकेमिकल भी बोला जाता है इसे, फिजियोकेमिकल। तो फिजियोकेमिकल बैरियर जो होगा ना, ये बैरियर के फॉर्म में जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या? केमिकल सिक्रेट करके जाएगा। फिजियोकेमिकल है ना, तो केमिकल सिक्रेट करेगा तो फिजियोकेमिकल बैरियर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट में आते हैं, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है? तो आपको मालूम है टाइफाइड के लिए, निमोनिया इसमें नहीं होगा, मलेरिया किट होता है, ट्यूबरकुलोसिस इसमें भी नहीं होगा, टाइफाइड के लिए होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर? तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक लिपिड हार्मोन है, मतलब ये लिपिड ही है बट ये हार्मोन की तरह बिहेव किया जाता है। ये कब निकलता है? जब हमारे बॉडी के अंदर किसी तरह का इंजरी हुआ है तब निकलता है। और फिर क्या करता है? ये हार्मोन हमारे ब्रेन तक पेनिट्रेट करता है और हमारे जो स्ट्रेच रिसेप्टर होता है ना, पेन रिसेप्टर, उसको ऑन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पे चोट लगा है, इंजरी हुआ है, वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। स्टेरॉयड है ये? नहीं। ग्लाइकोप्रोटीन, आपको याद रखना है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड से बना हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज से बना हुआ, मतलब ग्लूकोज भी हो और प्रोटीन भी हो। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन टाइप ऑफ
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। डिजीज और इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है आपके लिए? तो क्या है, देखिएगा ऑप्शन नंबर, इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंटी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज्ड द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन। ये तो बात सही है, ये सही बोल रहा है। इंजेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉज्ड पैसिव इम्यूनिटी। नो यार, अभी हम लोग पढ़े एक्टिव इम्यूनिटी, और एक्टिव में भी कैसा, आर्टिफिशियल, तो ये गलत हो जाएगा। सर्टेन प्रोटोजोआन हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस्ड हेपेटाइटिस बी। प्रोटोजोआ से नहीं आता है, हेपेटाइटिस बनता है किससे, तो इससे फंगस से बनता है। ये गलत हो जाएगा आपका, फंगस से बनाया जाता है। क्लैविसेप्स पर्पुरिया नाम का फंगस होता है, उससे बनाया जाता है ये। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अरे यार, ये तो पैसिव होता है, और पैसिव में कैसा, आर्टिफिशियल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, या छोड़ दें? तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, और वो होगा हमारा अप टू 118। और जब 4 स्लाइड आप पढ़ लेंगे तो आप हाफ एन आवर का, मतलब आधे घंटे का, तो आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा और एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा बायोलॉजी में। तो कितना, 2 घंटे में आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा कंप्लीट, तो क्या जाता है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।